हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस ग्रोथ मोड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में। मैं हूं ध्रुव जानी। आज इस सत्र के तहत हम लोग मात्र और मात्र एक ही लेख के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो द हिंदू में प्रदर्शित हुआ था और इसका टाइटल जो है वो में दृश्यमान है, ऑर्डर एट द बॉर्डर। जो डिसएंगेजमेंट की जो बात हो रही है भारतीय सैन्य व चीनी सेना के बीच में, उसको लेके, उसको आधार लेके यह लेख लिखा गया है। लेख बेनाम है, साथ ही में लेख में कोई अन्य एक्स्ट्रा संशोधन नहीं दिए गए हैं। जो कुछ बातें दी गई है वो हम लोग आमतौर पे हमारी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। मगर ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो दोनों सेनाओं के बीच में जो तनाव चल रहा था, इस तनाव में यह एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इस लेख के ऊपर बात करेंगे। साथ ही में थोड़ा इस लेख को परीक्षा की दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन की दूसरी बाजू जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर का जो फोटोग्राफ है वो दोनों पक्ष के सेनाओं का है। इस बाजू भारतीय सेना है और उस बाजू चाइनीज की पीएलए है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। और दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, कमांडर लेवल की वार्तालाप हुई। वैसे तो कई सारी वार्तालाप हुई है। जून जो है 20 से, जब गलवान वैली क्लैशेस हुई थी, जिसमें हमारे भारतीय जवान 20 जवान की मौत हुई थी। हालांकि चीनी फिगर अभी नहीं है, मगर 100% चीनी फिगर भारतीय जवानों की जो मौत है उससे कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए ही उन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है। ये एक अलग बात है, अलग मुद्दा है। मगर देखना ये है कि यह कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय किया गया कि भाई हम धीरे धीरे दोनों दोनों पक्षों ने तय किया कि हम धीरे धीरे अपनी सेनाओं को जो आज फॉरवर्ड एरियाज में है, डिस्प्यूटेड एरियाज में है, वहां से फिर से बाहर निकाल लेंगे। और जो स्टेटस को था, जो पूर्व स्थिति थी गलवान वैली क्लैशेस के पूर्व, वो स्टेटस को वापस लाने की योजना है। तो यही बात है। प्लस आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के पटल से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने आश्वस्त किया कि अब दोनों पक्षों के बीच में, यानी भारत और चीन के बीच में सहमति जो है वो मिल चुकी है और दोनों ने तय किया कि अपने अपने जवानों को फिर से वापस जो है खींच लेंगे। जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स किए गए थे दोनों पक्षों के द्वारा, अब उन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स पे जो जवान है उन लोगों को वापस खींच लिया जाएगा और जो हमारे स्थायी बेस है वहाँ इन लोगों को तैनात किया जाएगा। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। साथ ही अगर परीक्षा दृष्टि देखें तो हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर साथ में हमारे मुख्य परीक्षा के लिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के साथ संबंधी है। और सिक्योरिटी में भी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है जब सरकार के सामने सीमा प्रबंधन का प्रश्न जो है आके खड़ा रह जाता है। क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारी जो सीमाएं है वो जोग्राफिकल होस्टाइल रीजन्स है, वहीं जो चीन के साथ सीमा है वो भी एक जोग्राफिकल होस्टाइल रीजन है। क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक सीमा है वो हिमालय से बनती है और हिमालय तो हमें मालूम है पहाड़ियों का प्रदेश है। ठीक है, तो ऐसे जो है ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थानों पर सीमा प्रबंधन और भी कठिन हो जाता है। और इसके लिए हमारे जवानों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है, ठंड से जो है कैसे लड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इत्यादि चीज़ों के ऊपर बल दिया जाता है, तब जाके हम लोग हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी सीमाओं को संरक्षित रख सकते हैं। तो ये बात है। देखेंगे ये पूरा जो है, यह पूरी लेख की तस्वीर है, यह लेख का फोटोग्राफ है और ये लेख बेनाम है। ठीक है, साथ ही में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा में संशोधन नहीं मिलता। ये सारी चीज है मैं आजकल न्यूज़ जो मीडिया है हमारा, उस प्लेटफॉर्म से आसानी से मिल सकती है। मगर इसको हम लोग एक परीक्षा की दृष्टि से जो है उसको उपयोगी बनाएंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 चरणों में देखेंगे। सर्वप्रथम लेख का निष्कर्ष देखेंगे, साथ ही में लेख में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ जाननी जरूरी है हमारे लिए, वो जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में संशोधित तत्वों में कुछ चीजें देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो एक ही महत्वपूर्ण चीज हमें आज देखनी है और वो है धाम सिंह थापा।
बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, हमारे मिलिट्री ऑफिसर थे और 1962 की जो इंडो सीनो वॉर थी उसके नायक थे, उसके हीरो थे। ठीक है, ये बाद में इनको युद्ध कैदी भी बना लिया गया था चीन के द्वारा, फिर वापस उनको छोड़ भी दिया गया, साथ ही में उसको परमवीर चक्र भी जो है इनायत किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तीसरे चरण में देखने का प्रयास करेंगे। ब्रीफली हम लोग तामसी थापा के व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, जो परमवीर चक्र से इनायत है, जो भारत में सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। तो शुरू करेंगे निष्कर्ष से। देखिए, निष्कर्ष में तो एक ही बात है कि सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि यह लेख ने आधार क्यों लिया। तो आधार इसलिए लिया, केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री भी कह सकते हैं क्योंकि केंद्र में ही रक्षा मंत्री होते हैं, राजनाथ सिंह द्वारा माननीय द्वारा संसद के माध्यम से देश को जानकारी। हमें मालूम है पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति जो है सीमा के ऊपर हो रखी थी। तो यही तनाव को अब हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि यह तनाव अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोनों पक्ष यह सहमति पर पहुंचे हैं कि पिछले कई दिनों से जहां डिप्लॉयमेंट हो रही थी, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट को अब खत्म कर दिया जाएगा और जो परमानेंट बेसिस है वहां तक ही दोनों के जो सैन्य है उसको रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पेट्रोलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है दोनों पक्षों के बीच में। यह टेम्पररी पाबंदी है, मगर फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे के यह जो लेख की जो महत्वपूर्ण बात है उसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मात्र और मात्र में यही देखना है कि हमारे राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री ने संसद के पटल से, राज्यसभा के पटल से सारे देश को जानकारी दी कि अब सीमा पे ऊपर कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई तनाव जो है नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ ये भी कहा है कि दोनों पक्ष विवाद को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही हमने ये भी देखा कि कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए, कमांडर लेवल की कई सारी टॉक्स हुई। तो यह 9th टॉक के बाद यह फैसला लिया गया है। ये जनवरी में 9th टॉक बिटवीन कमांडर लेवल्स हो चुकी थी, तो इसके बाद यह फैसला आया है। तो ये सकारात्मक टॉक्स रही होगी, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो ये बात रही कंक्लूजन की इस पूरे आर्टिकल के। अब हमें देखना है कि लेख में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। कई सारी बातें हैं, वैसे थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, मगर अगर हम जान ले तो हमारे ज्ञान में इजाफा हो सकता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। जिसके तहत सर्वप्रथम है जिसका जिक्र मैंने किया कि 9 लेवल ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स हैव हैपेंड एंड आफ्टर दैट दिस डेवलपमेंट हैज केम। प्लस चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक अपने अधिकृत पत्र पर, ऑथराइज्ड लेटर पर, चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपने अधिकृत पत्र पर यह बात को मान्यता दी है कि अब डिसएंगेजमेंट होने वाली है। वे अपने ट्रूप्स को वापस खींचेंगे, ट्रूप्स को वापस। ठीक है, साथ ही में हमारे यहाँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये ऐसा कुछ बयान जारी किया। प्लस ये भी कहा गया कि ट्रूप्स के साथ जो हथियार वगैरह, जो युद्ध सामग्री जो लाई गई थी, वो उनको भी फिर से वापस हम लोग खींच लेंगे। कई सारी थी, भारत की ओर से होवित्जर भी वहाँ तैनात था, भारतीय टैंक जो है वो भी तैनात थे, हमारा एयरफोर्स जो है वो भी स्टैंड बाई के ऊपर था। जब से यह गलवान वैली क्लैशेस हुई तब से, क्योंकि हमें मालूम है कि चीन जो है वो इस तरह की छेड़खानी अक्सर करता है। और जैसे सर्दियाँ होती है, विंटर सीजन में ये छेड़खानी बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो वहाँ के जो क्लाइमेट है वो एकदम हॉस्टाइल रहता है।
तो इसका लाभ उन लोगों के द्वारा लिया जाता है और ये घुसपैठ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एयरफोर्स भी एकदम स्टैंड बाई पे था, तो अब वे लोग रिलैक्स हो पाएंगे, अब सबको रिलैक्स कर दिया जाएगा। प्लस यह जो डिसएंगेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है, बहुत ही कोऑर्डिनेशन में होने वाला है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने वाला है, और साथ ही में इट विल बी ए वेरीफाइड प्रोसेस। तो यहाँ अगर लिखे तो इट विल बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, it will be coordinated very well and it will be in a verified manner। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों पक्षों के बीच में क्लोज कोऑपरेशन रख के यह सुनिश्चित करना है कि दोनों के ट्रूप्स, दोनों की सैन्य जो है वो पीछे हट जाए। प्लस भारत का जो सैन्य था वो पेंगोंग के नॉर्थ तक पेट्रोल करता था, और वहीं जो चीन का सैन्य था वो पेंगोंग के साउथ तक पेट्रोल करता था। तो अब यहाँ भी थोड़ा फेरफार हमें देखने को मिल सकता है। इस तनाव के तहत जो हम लोग क्लेम कर रहे थे वे हमारे सच्चा क्लेम नहीं है। हमें जो 1962 के पश्चात की जो स्थिति है वहां तक पहुंचना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग फिंगर 8 तक पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच अप टू फिंगर 8, जहां आज नहीं पहुंचा जा सकता ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टेंशन, क्योंकि चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी, फिंगर 4 तक। तो हमारे लिए ये एक असंभव सी बात थी कि हम लोग यह फिंगर 8 तक पहुंचे। प्लस ये भी एक यहाँ एक हमारे लिए जो है नकारात्मक बात थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो जो पहले के समय जो पेट्रोलिंग होता था फिंगर 8 तक, वो पेट्रोलिंग पैदल होता था, इट वॉज ऑन फीट, पैदल होता था। हम लोग वहाँ जो है कोई गाड़ियाँ या कोई ट्रक से पेट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं थे। मगर चीन बहुत ही अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर गया और वो फिंगर 4 तक अपना प्रभुत्व आसानी से स्थापित कर गया, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी सारी रोड बनाई। तो उसके तहत ये पेट्रोलिंग जो है बहुत ही आसानी से हो गया। प्लस लॉजिस्टिक, खाना पीना, हथियार वगैरह सब कुछ आसानी से यह फिंगर 4 तक पहुंच जाता था, जो आज भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहाँ देखनी है। साथ ही हमें यहाँ ये भी देखना है कि दोनों पक्षों में जो हमने जिक्र किया कि सहमति बनी है कि पेंगोंग के जो आजू बाजू का जो विस्तार है वहाँ अभी पेट्रोलिंग हाल नहीं होगी, उसको स्थगित कर दिया गया है, मोराटोरियम हो गया है। साथ ही यहाँ ये भी है कि हम भी अपने जवानों को जो नॉर्थ पर थे पेंगोंग लेक के, वहाँ से हम लोग फिर से वापस बुला लेंगे हमारे परमानेंट बेस तक। ठीक है, ऐसे ही चीन भी अपने जवानों को फिर से वापस बुला लेगा और सिरिजप जो उसका बेस है, यह सिरिजप तक वो सेना वापस खींचने की बात कर रहा है। देखिए ये सिरिजप फिंगर 8 के पूर्व में है, फिंगर 8 के पूर्व में। 1962 का पहले यह भी हमारा हिस्सा था, मगर 1962 में उन लोगों ने कायरता से हमारी सेना के ऊपर हमला किया और इस पॉइंट को हड़प कर लिया, और भारतीय सेना हमारे जवानों को उत्तरीय तट से, पेंगोंग झील के उत्तरीय तट से वापस खींच के धामसिंग पोस्ट, धामसिंग थापा पोस्ट तक फिर से लाके खड़ा कर देगा। और ये धामसिंग थापा पोस्ट जो है वो है फिंगर 3 पर, फिंगर 3 पर। वैसे तो फिंगर 2 और 3 के बीच में है, मगर फिंगर 3 के करीब है, तो इसे हम लोग फिंगर 3 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे जवानों को वापस हमारी इस स्थायी पोस्ट तक ला देंगे, वहां खड़ा कर देंगे। जो आज यहाँ से ऊपर चढ़ गए थे इस जो है चीनी करतूतों की वजह से, उसे रोकने के लिए वो हम लोग वापस इसको लाके यहाँ रख देंगे। साथ ही ये भी समझना है कि अब दोनों पक्षों के बीच में कुछ सहमति ऐसी बनी है कि फिंगर 4 से 8 तक का जो विस्तार है
वो बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन, किसी भी पक्ष की यहाँ हाजिरी नहीं होगी, हाजिरी नहीं होगी। ये सम्मति दोनों के बीच में बनी है। याद रखना है फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो जोन है, जो आज तक डिस्प्यूटेड था, विवादित था, इसी जोन की वजह से, इसी एरिया की वजह से विवाद हुआ था, वो अब बफर जोन बन जाएगा। कोई भी पक्ष की वहां तक हाजिरी नहीं होगी। ये बात सुनिश्चित दोनों पक्षों ने की है, प्लस इसके ऊपर सहमति भी दर्शाई। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर जो हमने चीन को दबाया और चीन अपने सैनिकों को पीछे लेने के लिए राजी हुआ, इसका एक बड़ा कारण है, वैसे तो कई कारण है मगर एक बड़ा कारण है कैलाश रेंज पर हमारी हाजिरी। जैसे ही ये लोग फिंगर 4 से 8 में आने लगे आफ्टर द गलवान क्लैशेस, तो हमने स्ट्रेटेजिकल एक मूव किया और उस मूव के तहत जो कुछ व्यू रत्नात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चोटियां थी, जो शिखर थे, जो पहाड़ थे, हम लोग वहां पहुंच गए और वहां से चीन के ऊपर हमने दबाव डाला। वहां तक हमारे हथियार भी पहुंच गए थे और वहां से हमने चीन तक दबाव डाला। तो यहां से भी हम लोग वापिस निकल जाएंगे, ठीक है, और हमारी जो स्थायी फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक आके सीमित रह जाएंगे। तो ये पूरी बात है। साथ ही यहाँ देशपांग प्लेन, देशपांग हिल्स कह लीजिए या प्लेन्स कह लीजिए, यहाँ भी चीन की हाजिरी है, चीन की हाजिरी। तो ये भी जगह चीन के द्वारा खाली हो जाएगी इस सहमति के तहत। तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। साथ ही हमें यहाँ ये एक चीज देखनी है इस संबंधित संशोधित तत्वों में कि जो धामसी थापा पोस्ट है, वो उसका नाम वो ऐसा क्यों पड़ा और कौन थे धामसी थापा। तो हमारे पास एक उसका प्रोफाइल है, उसका फोटो है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। देखिए यह तस्वीर है हमारे नायक की, जो एक सैन्य अफसर थे। और अगर उसके प्रोफाइल की बात करें तो उनका जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था 10 अप्रैल 1928 को। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 2005 को हुई। तब वे 77 साल के थे। साथ ही अगर उसकी सर्विस देखें तो इंडियन आर्मी में वे कार्यरत थे। ईयर्स ऑफ सर्विस देखें तो 1949 से 1980 तक, 1949 में वे कमीशन हुए और आगे चलकर 1956 में आई थिंक वे परमानेंट कमीशन हुए। साथ ही इनका सर्विस नंबर है IC 7990। यूनिट की बात करें तो 1/8 गोरखा राइफल्स के साथ जुड़े हुए थे। उनके बाद में तो कमांडेंट ऑफिसर भी बन गए। और अगर वार की बात करें, युद्ध की बात करें, तो 1962 के इंडोचीनो वॉर में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और अगर इनको ऑनर्स की बात करें तो वे परमवीर चक्र से सम्मानित हो। भारत में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तो बहुत ही जो है अच्छे अफसर थे, बहुत ही काबिल अफसर थे। जब इनकी तैनाती हुई ईस्टर्न लद्दाख में, तो इनकी तैनाती सिरिजप पॉइंट पर हुई, ठीक है, जो हमने देखा कि फिंगर 8 के पूर्व में है। तब वो भारत का ही इलाका था, भारत का सैन्य वहीं मौजूद रहता था, वहां हमारी पोस्ट भी थी। और वहां सिरिजप एक नामक फॉरवर्ड पोस्ट थी, जिसकी स्थापना 8 गोरखा राइफल्स ने की थी। और 8 गोरखा राइफल्स का जो कमांडेंट था वो थे धामसी थापा। अक्टूबर 1962 की बात है, सर्दी चल रही थी। एक सुबह अचानक से चीनी मिलिट्री आगे बढ़ी और सिरिजप और युल्लू, ये 2 प्रदेश है जिसके ऊपर आक्रमण करने का, जिसको जो है ग्रैब करने का चीनी सैन्य का उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ी। तब ये मौजूद थे और कुछ ही देर में यह फॉरवर्ड पोस्ट को घेर लिया गया चारों तरफ से। फॉरवर्ड पोस्ट, इट वाज सराउंडेड बाय ए वेल इक्विप्ड, वेल वेपनाइज्ड चाइनीज आर्मी। हमारे से कई गुना ये बहुत ही अच्छे हथियारधारी थे और इन लोगों ने यह पूरी फॉरवर्ड पोस्ट को घेर लिया। वहाँ से इन्होंने रिटेलिएट भी किया। इन्होंने और इनकी कंपनी ने 3 लगभग आक्रमण किए, मगर फिर भी जो सामने की जो सेना थी, जो प्रतिस्पर्धी थे, वे अच्छी तरीके से इक्विप्ड थे, अच्छी तरीके से ट्रेंड थे।
तो कई सारों को इनमें से मार दिया गया चीनी सेना के द्वारा, मगर कुछ लोग थे जो बचने में सफल हुए, जिसमें थे हमारे रामसिंह थापा। बाद में इनको युद्ध कैदी बना लिया गया, प्रिजनर्स ऑफ वार। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद इनको छोड़ा गया। फिर बाद में यह महानुभाव को परमवीर चक्र एनायत भी किया गया, जो इस महानुभाव की प्रतिष्ठा में जो है और वृद्धि करता है। तो ऐसे थे हमारे धामसिंह थापा, और इसीलिए फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में जो हमारा स्थायी फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट है, उसे यह महानुभाव का नाम दिया गया है। यह एक प्रकार की श्रद्धांजलि है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये 1962 वॉर के नायक थे, हीरो। ही वॉज द हीरो ऑफ 1962 वॉर। ठीक है, तो ये बात रही धामसिंह थापा के बारे में। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी बातें देखी। वैसे तुमने बोला कि जो डेवलपमेंट हुआ इस चरण में वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अन्य बातें तो हम जानते हैं। हमने पेंगोंग के 8 फिंगर भी देखे हैं। पेंगोंग जो सीमा है, वो सीमा को भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। साथ ही में पेंगोंग झील की भी एक खासियत है। यह झील कुछ ऐसा है, दोनों देशों में पड़ता है, भौगोलिक रूप से दोनों देशों में, भारत में भी पड़ता है, चीन में भी पड़ता है, मगर भारत में 1/3 है, वहीं चीन में यही लेक 2/3 है। तो बड़ा हिस्सा है चीन का, बड़ा हिस्सा, वहीं छोटा हिस्सा जो है वो हमारे पास है। और आज तक जो हमारे बीच में तनाव था दोनों पक्षों के बीच में, वो यही कहीं था, पेंगोंग बीच के आजू बाजू के एरिया में ही था, उसके नॉर्थ और उसकी साउथ को लेकर ही था। और ये जो फिंगर्स है 8 फिंगर्स, ये भी इसके आजू बाजू में ही है। इसके एक्चुअली नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न तट के ऊपर है, जिसको लेके संघर्ष दोनों सेनाओं के बीच में चल रहा था। प्लस हमें मालूम है कि विश्व के जो 2 बड़े वस्ती वाले देश है वो भारत और चाइना है। तो अगर समृद्धि चाहते हैं तो हम दोनों को शांतिपूर्ण रूप से सीमा का प्रबंधन करना चाहिए, और जो संबंध है दोनों के बीच में वो थोड़े चीयरफुल रखने चाहिए, नहीं कि ऐसे द्वेषपूर्ण। तो यही बात है। अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसका तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्रथम, पेंगोंग झील भारत पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा है। दूसरा, परमवीर चक्र धामसिंह थापा इंडो सिनो युद्ध 1962 के नायक थे। प्रश्न तीसरा, पेंगोंग झील का 2/3 हिस्सा भारत में है। उपर्युक्त कथनों में से असत्य वाक्यों को चुने। काइंडली सी दैट वी नीड टू ऑप्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, नॉट द करेक्ट वंस। ऑप्शन बी है हमारे पास। सबसे प्रथम, कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारे वाक्य जो है वे सत्य है। ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 असत्य है। ऑप्शन 3, केवल 1 और 3 असत्य है। एंड ऑप्शन डी, सारे के सारे यानी 1, 2 और 3 सारे के सारे असत्य है। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब पिंड किया जाएगा इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।